पता है किसी भी कहानी में ना हमको एक ऐसा बंदा मिल ही जाता है जिसके जैसा हम लोग हमेशा से बनना चाहते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग वैसा कभी बन नहीं पाते, लेकिन उसके लिए अपने मन में जो सम्मान होता है ना, वो अलग ही ऊंचाइयों पे होता है। ऐसे ही दो बंदों की बात आज की वीडियो में होने वाली है, जो वैसे तो दो अलग अलग मूवीज के अहम शख्स है, लेकिन जब हम उनकी कहानी को जानते हैं तो यूँ लगता है कि दोनों के बीच उनके जन्म से लेके उनके अंत तक काफी समानता ही थी। तो हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ नाइट वॉच के लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो एंड अवेंजर्स के कैप्टन यानी स्टीव रोजर्स के बीच 10 ऐसी समानताओं की, जिनको जान के आपको भी यही लगेगा कि दोनों सेम ही तो हैं। तो चलो वीडियो के पहले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट 1, उनका जन्म, जिसमें हम पहले जॉन स्नो को जान लेते हैं। जॉन स्नो विंटरफेल का नाजायज, जिसको बचपन से ही वो सम्मान नहीं मिला जैसा उसके भाइयों को मिलता था। वो जहाँ भी जाता तो उसे उसकी पहचान के लिए कोसा जाता था, इसलिए जॉन स्नो बचपन से ही नाइट्स वॉच में शामिल होना चाहता था ताकि उसे वहां पे वो सम्मान मिले जिसके लिए वो काबिल था। Kill the boy, Jon Snow. Kill the boy. And let the man be born. ऐसे ही मिलती जुलती कहानी हमें कैप्टन अमेरिका की दिखती है, जहां स्टीव बचपन से ही कद में छोटा एंड बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसको सब लोग अपने नीचे दबाना चाहते थे, जिसके लिए उसका भी एक ही मकसद था कि वो कैसे भी करके फौज में शामिल हो जाए ताकि उसको कम से कम फौजी होने के नाते थोड़ा सम्मान मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, ड्यूटी अबाउट डिजायर। जॉन स्नो, जो कि यिग्रिट को बहुत चाहता था एंड उसी के लिए उसने नाइट्स वॉच की एक कसम भी तोड़ी थी, लेकिन अंत में जब उसको ड्यूटी एंड लव में से कोई एक चीज चुननी होती है तो वो ड्यूटी को ही चुनता है एंड वापस से नाइट्स वॉच में शामिल हो जाता है। I could teach you how to do it. I know how to do it. You know nothing, Jon Snow. कुछ इसी तरह स्टीव भी पैगी को चाहता था एंड उसके साथ एक डांस का वादा भी किया था, लेकिन अंत में वो भी अपनी ड्यूटी को ही चुनता है और अपनी जान दे देता है। मतलब जान जाती नहीं है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है। Gonna be okay? Yeah. Just had a date. तीसरा पॉइंट, दोनों के आइकॉनिक वेपन, जहां जॉन स्नो लॉन्ग क्लो नाम की तलवार को चलाता है जो कि वैलेरियन स्टील से बनी हुई थी एंड वो एक ऐसा आइकॉनिक वेपन था जिसकी मदद से वो व्हाइट वॉकर्स को भी मार सकता था। ऐसे ही कुछ थी कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड, जो कि कैप्टन के उसूलों के जैसे अटूट थी। हाँ, वो बात अलग है कि थैनोस ने उसे तोड़ दिया था। पॉइंट नंबर 4, दोनों की कैप्टनशिप। जॉन स्नो, जो कि पहले नाइट्स वॉच का लॉर्ड कमांडर बनता है एंड बाद में उत्तर का राजा, लेकिन उसने खुद कभी ये चीजें नहीं मांगी थी, बल्कि उसे ये चीजें दी गई थी। Jon Snow avenged the Red Wedding. He is the White Wolf. The King in the North. ऐसे ही थे कैप्टन अमेरिका, जिन्होंने कभी भी खुद को अपने मुंह से अवेंजर्स का कैप्टन नहीं बोला, बल्कि अवेंजर्स ने उनको खुद कैप्टन बनाया था। पॉइंट नंबर 5, उनकी सेकेंड लाइफ, जहां जॉन स्नो को बैटल ऑफ बास्टर्ड से पहले उसके ही भाइयों द्वारा मार दिया गया था एंड बाद में मेलिसांद्रे ने उसको वापस से जिंदा किया था। वैसे ही कैप्टन अमेरिका, जो कि हाइड्रा प्लेन क्रैश के टाइम पानी में डूब गए थे एंड 70 ईयर्स के लिए उनको डेड घोषित किया गया था, लेकिन बाद में टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क ने उनको ढूंढ निकाला। ऐसे ही दोनों को उनकी सेकेंड लाइफ मिली थी। पॉइंट नंबर 6, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स में जब जॉन स्नो अकेला पड़ गया था, तब भी उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, बल्कि वो तो रैमजी बोल्टन की सेना के सामने अकेला खड़ा था, बिल्कुल अकेला। ऐसे ही एंड गेम की फाइट में कैप्टन अमेरिका, जिनको पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तब भी वो थैनोस की सेना के सामने अपनी टूटी हुई शील्ड को लेके खड़े थे। पॉइंट नंबर 7, दोनों की वर्थीनेस, जहां डिनेरियस के ड्रैगन्स ने जॉन स्नो को एक्सेप्ट किया एंड खुद के ऊपर बिठाकर उसको उड़ाया। ठीक वैसे ही थोर के हथौड़े मियोलनियर ने कैप्टन को इस योग्य माना कि वो उसे उठा सके एंड बाद में कैप्टन ने स्टॉर्म ब्रेकर भी उठाया। पॉइंट नंबर 8, अपने ही दोस्तों से लड़ाई हो जाना, जहां जॉन स्नो को उसके ही नाइट्स वॉच के भाई धोखा देते हैं
एंड उसकी जान ले लेते हैं। वही कैप्टन अमेरिका भी सिविल वॉर में अपने ही दोस्त टोनी के अगेंस्ट लड़ता है। वैसे तो दोनों को ही अपने दोस्तों से लड़ना पड़ता है, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, दोनों को उनकी ट्रू आइडेंटिटी का पता चल जाना। सीजन 8 से पहले तक जॉन स्नो को ये नहीं पता था कि वो नाजायज नहीं है, बल्कि वो तो एक टारगेरियन था जिसका नाम था एगोन टारगेरियन, आयरन थ्रोन के लिए असली हकदार। ठीक वैसे ही कैप्टन को भी आगे जाके ये पता चला कि जिस शील्ड के लिए उन्होंने इतने साल काम किया था वो तो असल में हाइड्रा का ही एक हिस्सा था। इस बात ने कैप्टन अमेरिका को काफी तोड़ दिया था। पॉइंट नंबर 10, दोनों की ठीक ठाक एंडिंग, जहां जॉन स्नो को एंड में आयरन थ्रोन नहीं मिलता, बल्कि एंड में वो वाइल्ड लिंक्स के साथ उत्तर में चला जाता है। एंड कुछ ऐसा ही कैप्टन के साथ भी होता है, जहां कैप्टन ने पहले तो अपनी ड्यूटी खत्म की, उसके बाद उन्होंने टाइम ट्रेवल किया एंड पास्ट में जाके अपनी बाकी जिंदगी पैगी के साथ बिताई। तो कुछ इस तरह दोनों की एंडिंग होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जॉन स्नो की एंडिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन भाई जब लिखने वालों ने ही नहीं सोचा तो अपन क्या ही बोल सकते हैं। एंड अब जब तुमने ये 10 बातें जान ही ली है तो मुझे बताओ कि तुमको क्या लगता है, क्या दोनों की कहानी सेम थी या दोनों अलग अलग थे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक छोड़ के जाना, ठीक है। मिलते हैं 2-3 दिन बाद ऐसे ही एक वीडियो में, ठीक है। बाय।